एक देश के प्रेसिडेंट या यूँ कहें कि एक देश के राष्ट्रपति को जिस तरीके की मौत अफ़गानिस्तान में दी गई, हालांकि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिक्टेटर, दुनिया भर में जिनके अलग अलग वक्त में कत्लेआम हुए, लेकिन अफ़गानिस्तान के एक राष्ट्रपति की मौत जिस तरीके से हुई और जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी उस मौत की, वो अफ़गानिस्तान का एक दूसरा चेहरा सामने लाता है। और वो चेहरा ये था कि उस तस्वीर के ज़रिए जिसमें अफ़गानिस्तान के एक राष्ट्रपति का कत्ल होता है, पहली बार दुनिया ने जाना कि तालिबान आगे चलकर अफ़गानिस्तान का क्या हाल करेगा। हालांकि इस एक मौत से तब ये लगा था कि शायद बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन दरअसल तालिबान की क्रूरता की शुरुआत इसी एक मौत से हुई। मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के कत्ल की। आज कहानी नजीबुल्लाह की मौत की, जिनकी लाश को बाकायदा राजमहल के आगे एक लैंप पोस्ट पर टांगा गया था। किस तरीके से मारा गया, किस तरीके से नजीबुल्लाह उससे पहले बचने के लिए 4.5 साल तक कोशिश करते रहे, किस तरीके से नजीबुल्लाह एक कंपाउंड में 4.5 साल तक खुद को समेट कर रखे हुए थे और अफ़गानिस्तान या काबुल से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन 4.5 साल में वो मौका कभी नहीं मिला। बहुत सारी बातें ये भी उठती हैं कि शायद भारत ने अपने कुछ नए दोस्त बनाने के चक्कर में उस वक्त पुराने दोस्त की जो मदद करनी थी वो शायद नहीं की। और कई लोगों का ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में उस वक्त भारत ने ये कहा था कि नजीबुल्लाह को वो काबुल से निकालेंगे, लेकिन निकाल नहीं पाए। उसकी बहुत सारी वजह थी। ये सारी कहानियाँ समेट कर आज आपको सुनाता हूँ। अफ़गानिस्तान शुरू से उथल पुथल रहा है, अलग अलग हुक्मरानों ने, राजाओं ने वहाँ पे हुकूमत की, लेकिन अफ़गानिस्तान की असली जो ताकत है वो कबीलाई है। वहाँ अलग अलग कबीलों में लोग बटे हुए हैं, अलग अलग कबीलों के अपने अपने कानून हैं, नियम हैं। और सरकार काबुल में किसी की भी हो, वो सारे कबीले के लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कबीले की अलग सोच है। कुछ कबीले के लोग सामने आते हैं, साथ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, और यही चीज़ें वहाँ पे एक फसाद की जड़ बनी रहती है शुरू से। आखिरी राजा मोहम्मद ज़ाहिर शाह अफ़गानिस्तान के राजा हुआ करते थे। 1973 में इन्होंने अपने एक चचेरे भाई को, जिनका नाम था मोहम्मद दाऊद, अफ़गानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन बाद में दाऊद प्राइम मिनिस्टर बनते ही खुद ज़ाहिर जो राजा थे उन्हीं का पत्ता काट दिया और अफ़गानिस्तान को एक गणतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन 5 साल के अंदर अंदर फिर दाऊद का भी पत्ता कट गया और एक क्रांति हुई, और उस क्रांति के बाद अफ़गानिस्तान में एक तरह से कम्युनिस्टों का दखल शुरू हुआ और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के नाम से एक नया अफ़गानिस्तान का जन्म हुआ। और अब यहाँ पे एक अफ़गानिस्तान ऐसा देश जहाँ पे कट्टर मुस्लिमवाद सारी चीज़ें थी, वहाँ पे कम्युनिस्ट का आना अपने आप में हैरान करने वाली चीज़ थी। लेकिन यही हुआ, धीरे धीरे कम्युनिस्टों ने अफ़गानिस्तान पे अपनी पकड़ जो मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कबीलाई ताकत वहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो पूरे अफ़गानिस्तान में तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बड़े हिस्से पर कम्युनिस्ट की सरकार आई और उसमें सीधा दखल था सोवियत संघ का। उस वक्त सोवियत संघ एक हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ ने जब अफ़गानिस्तान में अपने पैर पसारने शुरू किए वहाँ की कठपुतली सरकार के ज़रिए, तो अमेरिका को भी ये पसंद नहीं आया, बर्दाश्त नहीं हुआ। CIA काम पे लग गई, साथ में उन्होंने पाकिस्तान को मिलाया और इन दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट सरकार के ख़िलाफ़ विरोध करने या उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जो वहाँ की कबीलाई ताकत थी, जो अलग अलग इलाके में, उनको इकट्ठा करना शुरू किया। ये CIA के पहल पे हुआ और पाकिस्तान ने मदद की और बाकायदा इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई। शुरू में इनका नाम रखा गया मुजाहिदीन, जो अफ़गानिस्तान से कम्युनिस्ट की सरकार को उखाड़ फेंकी। और यहीं पे एक तरह से अमेरिका ने, जो अमेरिका का पुराना इतिहास रहा हो, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे ISIS हो या फिर तालिबान हो, खड़ा अमेरिका ने ही किया। तो कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, सोवियत रूस को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका की CIA और पाकिस्तान ने मिलकर अफ़गानिस्तान की कबीलाई ताकत को एक नया नाम दिया, एक मुजाहिदीन। और इसके बाद इन लोगों को बाकायदा पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिए गए, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। और अब इन्होंने अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और एक तरह से खून खराबा शुरू कर दिया। इसी दौरान में सोवियत संघ की मेहरबानी से नजीबुल्लाह को अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया। बाकायदा 1987 में नजीबुल्लाह अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति बने और सोवियत संघ का उनके ऊपर हाथ था। अफ़गानिस्तान में नजीबुल्लाह को लेकर एक सोच ये थी कि नजीबुल्लाह वो है जो नास्तिक है, वो इस्लाम को नहीं मानता, वो खुदा को नहीं मानता, कम्युनिस्ट है और सोवियत संघ का पिट्ठू है। ये एक राय थी। 87 में नजीबुल्लाह के बनने के बाद इस दौरान में अब सोवियत ने अपनी सेना तक भेज दिया अफ़गानिस्तान में।
उसके बाद राष्ट्रपति बनाया नजीबुल्लाह को। लेकिन फिर CIA और पाकिस्तान के दखल के बाद ये लगा सोवियत संघ को कि ये मामला लंबा खिंचेगा, और इसीलिए नजीबुल्लाह को सत्ता में बिठाने के बाद करीब 9 साल तक सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में रही, और 1989 में सोवियत संघ ने अब ये फैसला किया कि वो अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लेगी, और 1991 में बुला भी लिया। सोवियत सेना अचानक वापस लौट गई, नजीबुल्लाह अब अकेले पड़ गए। इधर अफगानिस्तान में धीरे धीरे मुजाहिदीन की ताकत बढ़ती गई। सोवियत सेना का सर से हाथ हटने के साथ ही नजीबुल्लाह कमज़ोर भी पड़ गए, सत्ता पे भी उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ गई, और धीरे धीरे मुजाहिदीनों का ग्रोह जो है, गैंग जो है, वो मजबूत होता गया। और यहीं से पहली बार तालिबान का नाम उठना शुरू हुआ था। लेकिन उस वक्त तक तालिबान एक नहीं था, बल्कि सारे कबीलाई और अलग अलग जो मुजाहिदीन थे, करीब ऐसे 15 गुट थे जो अलग अलग नामों से सोवियत संघ की सेना और उसकी बनाई हुई सरकार को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकना चाहते थे। मौका मिला सोवियत सेना की अफगानिस्तान से विदाई के बाद। सोवियत सेना अफगानिस्तान से लौट गई, और उनके जाने के बाद नजीब अब अकेले पड़ गए। अकेले इतना कि मुजाहिदीनों की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनकी ताकत के आगे एक बार नजीबुल्लाह ने बाकायदा 1991 में ये ऐलान किया कि अगर कोई दूसरी वैकल्पिक सरकार आ जाती है तो वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार है प्रेसिडेंट की, लेकिन जब तक वैकल्पिक सरकार नहीं आती है वो अफगानिस्तान की कुर्सी पर, जो प्रेसिडेंट की कुर्सी, उस पर बैठे रहेंगे। लेकिन मुजाहिदीन इसके लिए तैयार नहीं थे। लगातार हमले हो रहे थे, नजीबुल्लाह की जान को ख़तरा बढ़ता जा रहा था, और आखिरकार इंटेलिजेंस इनपुट के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में 1992 में नजीबुल्लाह को लगा कि अब उनकी जान को ख़तरा है, तो उनकी परिवार जो है, पत्नी और 3 बेटियाँ, उन्होंने उन्हें दिल्ली भेज दिया सुरक्षा की वजह से। भारत सरकार ने उनको यहाँ पे बोला कि आप मेहमान होंगे हमारे, और भारत सरकार ने नजीबुल्लाह की वाइफ और 3 बेटियों को शरण देने के लिए हामी भर ली। इसके बाद वो परिवार दिल्ली आ गया। परिवार के दिल्ली आने के बाद हालात और बिगड़े अगले 2 हफ्ते में, और नजीबुल्लाह को ये बताया गया कि अब यहाँ रहना उनके लिए ख़तरे से खाली नहीं है। भारत सरकार से उन्होंने मदद मांगी। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की मदद से ये तय हुआ कि नजीबुल्लाह को काबुल से निकाला जाएगा और भारत लाया जाएगा, दिल्ली। 17 अप्रैल 1992 की ये बात है। 17 अप्रैल 1992, 2 हफ्ते पहले नजीबुल्लाह की वाइफ और 3 बेटियां दिल्ली पहुंच चुकी थी। काबुल में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो इंचार्ज थे वो नजीबुल्लाह के घर पहुंचते हैं रात करीब 1:30 बजे। यूनाइटेड नेशन का एक प्लेन काबुल एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। तय ये होता है कि नजीबुल्लाह को लेकर उनके घर से एयरपोर्ट जाया जाएगा, प्लेन में बिठाया जाएगा, और फिर उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। जो वहाँ के इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे, चूँकि तब तक मुजाहिदीन काबुल की सड़कों तक भी पहुँच चुके थे, वो एक कोडवर्ड देते हैं ताकि रास्ते में जहाँ जहाँ भी कोई सुरक्षा घेरा है या बैरिकेड्स हैं, वो उस कोड को बताएंगे तो उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी, और फिर उससे ये भी होगा कि उस कोडवर्ड के ज़रिए ये भी पता चलेगा कि सामने कोई दुश्मन तो नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि नजीबुल्लाह के घर पहुंचते हैं रात करीब 1:30 बजे। नजीबुल्लाह, उनके भाई, उनके गार्ड, कुल 9 लोगों का अमला था। 9 लोगों का ये अमला तमाम सामान लेकर 3 गाड़ियों में सवार होता है और काबुल एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। रास्ते में जहाँ जहाँ भी चेकिंग थी, बैरिकेड्स थे, वहाँ उस इंटरनल मिनिस्टर के जो दिए हुए कोड थे, जो नजीबुल्लाह को निकालने के लिए वहाँ से कोड खास तौर पे बनाया गया था, वो बताते गए और बैरिकेड्स खुलते गए और वो एयरपोर्ट के करीब जाते गए। अब एयरपोर्ट और नजीबुल्लाह के काफ़िले के बीच सिर्फ आखिरी बैरिकेड्स बचा था। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना था। उस आखिरी बैरिकेड्स के बाद भी पास जाकर गाड़ी का काफ़िला रुकता है। सबसे अगली गाड़ी में यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि थे, नुमाइंदे थे। वो अपना कोड बताते हैं, लेकिन कोड सुनने के बावजूद जो सैनिक वहाँ पे तैनात था वो बैरिकेड खोलने और उन्हें आगे जाने की इजाज़त देने से मना कर देता है। वो 2-3 बार कोड बताते हैं, फिर भी नहीं सुनता। नजीबुल्लाह के जो गार्ड थे AK-47 से लैस, वो बाहर आते हैं, सैनिकों से बहस होती है, नजीबुल्लाह तक बात पहुँचती है। नजीबुल्लाह फिर उतरते हैं, चीखते हैं, बताते हैं कि वो कौन है, लेकिन सैनिक उन्हें जाने नहीं देते। इस दौरान में तब उन्हें एक सैनिक कहता है कि हम आपको जाने तो दे दें, लेकिन आप अगर एयरपोर्ट गए तो एयरपोर्ट जाते ही आप लोगों को मार दिया जाएगा, क्योंकि पूरे एयरपोर्ट पर एक मुजाहिदीन ग्रुप जो है, जिनके नेता दोस्तम, उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है।
इस दौरान में नजीबुल्लाह का एक स्टाफ एयरपोर्ट पे बात करता है और उस प्लेन में बात करता है जिस प्लेन में यूनाइटेड नेशन के बाकी जो नुमाइंदे सवार थे, जो इंतज़ार कर रहे थे नजीबुल्लाह के वहाँ आने का और प्लेन में बैठाकर दिल्ली ले जाने का। उनको फ़ोन किया जाता है। वो उधर से जवाब देते हैं कि मैं रनवे पे हूँ, फ़्लाइट खड़ी हुई है, लेकिन चारों तरफ यहाँ पे सैनिक हमारे प्लेन को घेर कर खड़े हुए हैं। एयरपोर्ट पे दोस्तम के लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है और मैंने अपने प्लेन का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया कि कहीं सैनिक ऊपर सवार ना हो जाए। तो यहाँ हालात ख़राब हैं। ये सुनने के बाद नजीबुल्लाह को एहसास हो जाता है कि एयरपोर्ट जाना ख़तरनाक होगा। यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे उससे पूछते हैं अब क्या करना है। वो कहते हैं वापस चलना है। तो कहते हैं कहाँ? आपके घर। नजीबुल्लाह को एहसास हो जाता है कि जब एयरपोर्ट तक मुजाहिदीन घुस चुके हैं और उन्हें अब ये पता है कि कारवां उनका निकला है और वो इन काबुल छोड़ने वाले हैं, तो घर उनके लिए महफूज नहीं है। वो यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव से कहते हैं कि मुझे घर पे सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, मैं काबुल में यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में चलकर रहूँगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा सेफ है। गाड़ियों का काफ़िला रात 3:30 बजे के करीब मुड़ता है एयरपोर्ट से वापस और नजीबुल्लाह कंपाउंड पहुँचते हैं। यूनाइटेड नेशन के अपने घर नहीं जाते। इस दौरान भारतीय एम्बेसी को फिर फ़ोन किया जाता है। उस वक्त भारतीय जो एम्बेसडर थे सुबह करीब 4 बजे यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में पहुंचते हैं। वो पहले शख्स थे जो उस पूरी घटना के बाद नजीबुल्लाह से मिले थे। नजीबुल्लाह और यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल उन्हें सारी चीज़ बताते हैं कि एयरपोर्ट पे किस तरीके से कब्ज़ा हो गया, लेकिन काबुल से निकलना है, कैसे निकला जाए, भारत इसमें मदद करे। वो दिल्ली बात करते हैं अपने एम्बेसडर वहाँ से और सारी हालात बताते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि चलिए हम आपको इंडियन एम्बेसी में लेकर चलते हैं, लेकिन नई दिल्ली इंडियन एम्बेसी में उन्हें रखने से इजाज़त देने से मना कर देता है। कहता है कि अगर नजीबुल्लाह को हमने शरण दिया काबुल के भारतीय दूतावास में तो उसके बड़े सारे नुकसान होंगे। पहला, मुजाहिदीनों को जब ये एहसास होगा तो फिर मुजाहिदीनों से आगे चलकर बातचीत के रास्ते बंद हो जाएंगे क्योंकि उनकी नज़र में उनके एक दुश्मन को भारत पनाह दे रहा है। नंबर 2, काबुल में उस वक्त बहुत सारे भारतीय हिंदुस्तानी रह रहे थे। मुजाहिदीन उनको भी अपना निशाना बना सकते हैं क्योंकि नजीबुल्लाह को भारत ने पनाह दी है। तो ये सारे हालात उस वक्त ठीक नहीं थे। तो भारत सरकार ने स्टैंड लिया कि काबुल में भारतीय दूतावास में रखना सेफ़ नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में ज़्यादा सेफ है। इस तरीके से नजीबुल्लाह भारतीय दूतावास तक नहीं पहुंच पाए। दिन होते होते ये खबर पाकिस्तान तक पहुंची। पाकिस्तान ने अपने एम्बेसी में उनको सुरक्षा देने और एम्बेसी में रखने के लिए हामी भर दी। पाकिस्तान और ईरान के नुमाइंदे पहुंचते हैं यूनाइटेड नेशन के दफ्तर में, नजीबुल्लाह से बात करते हैं, लेकिन नजीबुल्लाह को पाकिस्तान और ईरान पर भरोसा नहीं था क्योंकि नजीबुल्लाह का मानना था कि अफ़गानिस्तान में जो मुजाहिदीन हैं, जो तालिबान का जन्म हो रहा है, जो उनके पास हथियार हैं, जो उन्होंने ट्रेनिंग ली है, वो खुद पाकिस्तान ने दी है अमेरिका की मदद से। इसलिए पाकिस्तान और ईरान दोनों पर भरोसा नहीं था। वो पाकिस्तानी दूतावास में उनके साथ जाने से साफ इनकार कर देते हैं। इस दौरान में लगातार कोशिश होती है काबुल से निकालने की नजीबुल्लाह को। भारत सरकार की मजबूरी ये थी कि एक तो राजनीतिक कारण, दूसरा कि जिस तरीके से पांव पसार रहा था वहाँ पे तालिबान, आगे चलकर तालिबान से बातचीत मुश्किल थी। तीसरी वजह जो काबुल और अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तानी थे उनके ऊपर हमले की आशंका थी। तो सीधे सीधे तौर पर काबुल से एलानिया नजीबुल्लाह को निकालना बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए भारत सरकार इंतज़ार करती रही, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के जो उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे नई दिल्ली आए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से उन्होंने मुलाकात की, तैयार करने की कोशिश की नरसिम्हा राव को कि किसी तरीके से काबुल से नजीबुल्लाह को दिल्ली लाया जाए, लेकिन बात तब भी नहीं बनी। भारत हालांकि इसके लिए तैयार हो गया कि अगर यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली भारत सरकार से कहे तो वो इस मामले में मदद कर सकती है क्योंकि उससे फिर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होना थोड़ा सा ख़तरनाक होगा भारत के लिए। तो बात बनी नहीं, 6 दिन तक बातचीत चलती रही। एक बार भारत ने एक दूसरा प्लेन भी काबुल भेजा, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। एक और बार भारत ने कोशिश की नजीबुल्लाह को निकालने की, लेकिन इस शर्त के साथ कि पाकिस्तान को इसमें भरोसे में लिया जाए और जो तालिबान हैं उनके नेताओं को भी भरोसे में लिया जाए और उनकी रजामंदी से जो नजीबुल्लाह है उनको काबुल से यहाँ तक लाया जाए ताकि फिर वो भारत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना ले सकें और उनके साथ बातचीत का रास्ता भी फ्यूचर में खुला रहे। लेकिन ये भी बात नहीं बनी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 4.5 साल तक अगले नजीबुल्लाह काबुल में यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में ही रहे, अपने भाई के साथ, अपने अंगरक्षक के साथ। इस दौरान में ये भी हुआ कि खुद उनके अपने लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया। उनके जो अपने सेना अध्यक्ष थे और जो उनके विदेश मंत्री थे, उन लोगों ने भी नजीबुल्लाह से पिन छुड़ाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें मालूम था सोवियत सेना जा चुकी है, मुजाहिदीन का दबदबा बढ़ रहा है। तो बाकायदा उन्होंने मुजाहिदीनों के साथ समझौता कर लिया
विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक रेडियो पे अनाउंसमेंट कर दिया कि नजीबुल्लाह अफगानिस्तान छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे और सेना ने उन्हें रोक लिया। उस रात की उन्होंने कहानी भी सुना दी और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को बचा लिया। तो नजीबुल्लाह के जो क्लोज साथी थे, धीरे धीरे करके उन्होंने भी पीछा छोड़ा लिया। अब नजीबुल्लाह की ज़िंदगी और मौत यूनाइटेड नेशन के उसी कंपाउंड में, वो वहीं पे सुरक्षित थे, वहीं पे सेफ थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है, इधर मुजाहिदीनों का लगातार कहर बढ़ता जाता है। मुजाहिदीन धीरे धीरे करके अफ़गानिस्तान के एक एक इलाके पे जीत हासिल करते जाते हैं। यहाँ तक कि कई जगह तो ऐसे थे जहाँ पे अफ़गानिस्तान की सरकार के पास जो बाकी काम चला रहे थे, जहाज़ में पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं थे जिससे कि उड़ान भर के कहीं पे हमला किया जा सके। तो कई इलाके अब तालिबान ने यूं ही जीत लिए। 4.5 साल बीत जाते हैं। 4.5 साल बीतने के बाद आखिरकार 27 सितंबर 1996 का वक्त आता है। 4.5 साल तक नजीबुल्लाह कंपाउंड में थे। काबुल से बाहर निकलने की तमाम कोशिशें हो रही थी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एयरपोर्ट पे मुजाहिदीनों का कब्ज़ा था। धीरे धीरे अफ़गानिस्तान पे मुजाहिदीनों का कब्ज़ा होता जा रहा था। यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में चूँकि सुरक्षा कड़ी थी, नजीबुल्लाह सुरक्षित थे। लेकिन 27 सितंबर की सुबह करीब 3 बजे 27 सितंबर 1996, 4.5 साल हो गए थे रहते हुए, अचानक 15 ट्रक यूनाइटेड नेशन के दफ्तर के बाहर काबुल में रुकता है। हर ट्रक में 10 से 12 मुजाहिदीन सवार थे। ये लोग यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड के अंदर दाखिल होते हैं। कंपाउंड के जितने मुलाजिम और सुरक्षा कर्मचारी थे वो चुपचाप हथियार डालकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद मुजाहिदीन अंदर घुसते हैं। कुछ जो नौकर थे नजीबुल्लाह को, उनको पकड़ के पूछते हैं नजीबुल्लाह कहाँ है। उसके बाद वो नौकरों को छोड़ते हैं, पूरे कंपाउंड की तलाशी लेते हैं और आखिरकार नजीबुल्लाह और नजीबुल्लाह के भाई दोनों यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में उनके हाथ लग जाते हैं। नजीबुल्लाह को पकड़ने के बाद बाल खींचकर वो बाहर लाते हैं। पहले तो बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और इसके बाद उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट लेते हैं। प्राइवेट पार्ट्स काटने के बाद मुंह में सिगरेट ठूंसा जाता है जबरन। उनके कपड़ों में अफ़गानिस्तान की करेंसी डाली जाती है और फिर सीधे सर पे गोली मार दी जाती है। गोली मारने के बाद नजीबुल्लाह की लाश को बाहर लाते हैं और ट्रक से बांधते हैं और काबुल की सड़क पर कई घंटे तक उस लाश को घुमाते हैं। इसके बाद सुबह होती है। सुबह पहले वो उस लाश को नजीबुल्लाह और उनके भाई दोनों एक क्रेन से लटकाते हैं। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे आज भी है। क्रेन से लटकाने के बाद बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं। तब तक उन्हें भी ये पता चल गया था कि ये तालिबान क्या है, आने वाला वक्त इन्हीं का है। तो वो भी नजीबुल्लाह के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं। फिर क्रेन से लाश उतारी जाती है और उसके बाद काबुल में राजमहल के बाहर एक लैंप पोस्ट पर बाकायदा नजीबुल्लाह की लाश को लटकाया जाता है और घंटों यूं ही लटका रहता है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उतारे और लोग उस लाश के साथ आकर पूरी बेहुरमती करते हैं, गुस्सा उतारते हैं। जब सारे लोगों का मन भर जाता है, यहाँ तक कि तालिबान और मुजाहिदीन उस वक्त इस्लामिक तरीके से नजीबुल्लाह को दफनाए जाने का भी खिलाफ और विरोध कर रहे थे।